नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और हम हैं आज अपने सेशन नंबर 8 में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, है ना। बात करते हैं आज का एजेंडा की कि एजेंडा क्या रहने वाला है। और एजेंडा है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो टीसीपी आईपी की लेयर हैं, है ना, उनमें से अब किससे शुरुआत की जाए पढ़ाई की। तो हमने डिसाइड किया था कि भाई नेटवर्क लेयर से शुरू करना है। और ये थोड़ा लॉजिकल भी है। ये लॉजिकल क्यों है, ये आपको शायद बाद में जब आप नेटवर्किंग सीख जाएं तब आपको पता लगेगा कि यार हाँ, नेटवर्क लेयर से स्टार्ट करना काफी अच्छा था। ठीक है। आगे की बात करेंगे कि हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश करेंगे, जितना मैथ्स हमें चाहिए नेटवर्किंग को सीखने के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार मैथमेटिक्स तो हमें ज्यादा पसंद आता ही नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ या फिर प्रोबेबिलिटी हुआ, ऐसी कुछ चीजें पढ़ने नहीं वाले हैं। बट बिलीव मी, अगर वो भी पढ़ते तो वो भी आसान ही होती। डू नॉट वरी। ठीक है। यहाँ तो हमें बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स चाहिए। ठीक है। जैसे आपको अगर डेसिमल नंबर सिस्टम पता है, वो भी देखते हैं कि भाई हमें कितना पता है ना। तो उसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है जो हम अपना नंबर सिस्टम यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है। तो हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम का मैथमेटिक्स, बाइनरी नंबर सिस्टम का मैथमेटिक्स, और फिर थोड़ा सा मैथ्स विद रिस्पेक्ट टू क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे आप, सिर्फ यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैथमेटिक्स की माना जरूरत है, लेकिन इतना ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। अगर आपको 10th या 8th तक का मैथमेटिक्स ठीक ठाक से आता है तो आप ये तो बहुत ही ज्यादा आराम से सीख जाओगे। और मुझे पता है यहाँ पर तो इंजीनियर्स बैठे हैं, ग्रेजुएट्स बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यकीन कीजिए कि अगर आपने ये मैथमेटिक्स सीख लिया तो फिर आईपी एड्रेस और उसका लॉजिक जानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो 3 एजेंडा है, सिर्फ 3 पॉइंट है एजेंडा में, कि हम नेटवर्क लेयर से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा मैथ सीखेंगे और फिर आईपी एड्रेस के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट बोर्ड जहां पर हमने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था। राइट। कि भाई हमने ये देख लिया था कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इन दोनों पिक्चर के बीच में, ये येलो कलर से, तो हमने इस येलो कलर के लाइन की जो राइट हैंड साइड है, इसको समझने की कोशिश की थी पिछली क्लास में। राइट। और ये तो हमें बहुत ही आराम से समझ में आ गई थी। राइट। अच्छा, इस बोर्ड का मेन मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपको नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि आप पूरी पिक्चर में से क्या पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि भी अलग अलग कॉलोनीज होती हैं। ये आपको दिख रही है, कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2 एंड कॉलोनी नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई अगर मैं बोलूं हाउस नंबर 21 को हाउस नंबर 39 में जाना है, तो आप अब तो बहुत ही आराम से बोल देंगे, या पहले ही बड़े आराम से बोल सकते थे कि यार इसका कोई भी मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का, जब तक आप मेरे को ये ना बताओ कि ये जो हाउस है, 21 नंबर का हाउस, ये कौन सी कॉलोनी में है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 39 नंबर हाउस की, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन सी कॉलोनी में है। जब तक मेरे को कॉलोनी पता नहीं लगने वाली है, मैं उस घर में नहीं पहुंचने वाला हूँ। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर मानकर देखिए कि भाई यहाँ पर ये 21 है, इस वाले हाउस का नंबर, और यहाँ पर इस वाले हाउस का नंबर है 39, तो आप ये पिक्चर देखकर फौरन समझ जाएंगे कि भाई 21 हाउस है कॉलोनी नंबर 1 में, और 39 नंबर का हाउस है जो कि है कॉलोनी नंबर 3 में। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब 21 नाम का हाउस यहां पर भी हो सकता था, और 39 नाम का हाउस या नंबर का हाउस कॉलोनी 2 में भी हो सकता था। लेकिन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई कॉलोनी 2 का 21 और 39 हाउस डिफरेंट है एज कंपेयर टू कॉलोनी 1 एंड कॉलोनी 3। ये आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। हमने ये बात भी की थी कि भाई ये जो रोड्स हैं, ये कितने किलोमीटर लंबे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 21 से 39 के बीच में, इन दोनों के बीच में बात करनी है, राइट,
तो मानकर देखिए जो रोड है इसकी लेंथ लगभग 20 किलोमीटर है, मानकर देखिए, ठीक है। बट अगर मैं कॉलोनी 1 और कॉलोनी 2 के बीच वाले रोड की बात करूं तो इसकी लेंथ सिर्फ 6 किलोमीटर है। और कॉलोनी 2 और कॉलोनी 3 के बीच की जो लेंथ है वो मानकर देखिए सिर्फ 8 किलोमीटर है। तो आप ये बोलेंगे कि हालांकि कॉलोनी 1 और कॉलोनी 3 एक ही रोड पर है, लेकिन फिर भी अगर हम वाया कॉलोनी 2 आए तो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आना कितना पड़ा हमको, 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, और डायरेक्ट जाना कितना पड़ रहा था, 20 किलोमीटर। सीधी सी बात है, अगर मैं कार यूज करूंगा तो मेरा पेट्रोल कब कम लगेगा, वो कम तब लगेगा जब मैं कॉलोनी 2 होकर आऊंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो हमें सिर्फ पहुंचना ही नहीं है घर पर, हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाकर ये भी करना है कि हमारा पेट्रोल भी कम लगे, या फिर हम कम कीमत में या कम कॉस्ट पर पहुंचे। एक और टर्म मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉस्ट। कॉस्ट जितनी कम होती है उतना ही फायदा हम लोगों को मिलता है। ठीक है। आने वाले टाइम में आप इस कॉस्ट को देखोगे कि हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी इसको यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पर, या राउटिंग समझते हुए भी इसको हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इससे। ठीक है। तो 2 पॉइंट, घर पे तो पहुंचना ही है, और घर पहुंचने के लिए कॉलोनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाउस नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनी कहाँ पर है, क्योंकि उसी से पूरा एड्रेस बनेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ घर पहुंचने के साथ साथ जरूरी ये भी है कि कम कॉस्ट में पहुंचा जाए, कम किलोमीटर से पहुंचा जाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इतना शायद हमने कल लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, हो सकता है कि लास्ट के 5 मिनट वेस्ट रहे, लेकिन हमें ये पता है कि हमें सीक्वेंस बनाना होता है, फ्लो बनाना होता है, तो आज की क्लास के लिए फ्लो बनाना बहुत जरूरी था। अब समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है ना। लेफ्ट हैंड साइड में अब घर तो नहीं है, सीधी सी बात है ना। घर नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग्स हैं। ये रहे आपके ह्यूमन बींग्स, जो कि आपके, जिनके पास लैपटॉप्स हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। और इन्हीं को हम यूजर्स बोलते हैं। कुछ टर्म्स और डाल रहे हैं, हो सकता है कि यूजर्स हमने पहले डिफाइन कर लिया हो। ठीक है। यूजर्स का मतलब, क्योंकि लैपटॉप को यूज कर रहे हैं या फिर आपके नेटवर्क को यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम इनको यूजर्स बोलेंगे। इनको हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। एंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ भाई, ये सबसे आखिरी में जो नेटवर्क पे कनेक्ट होता है ये वही है, इसीलिए इनको हम एंड पॉइंट बोल देते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस बंदे को मैं एंड पॉइंट बोलूं या फिर इसके हाथ में जो लैपटॉप है उसको बोलूं। तो भाई इसके हाथ में जो लैपटॉप है उसको बोलिए, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपकी जो मशीन है वो कम्युनिकेट कर रही है, इसीलिए इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। इनको कभी कभी हम एंड डिवाइस भी बोल देते हैं, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये भी यहाँ पर लैपटॉप हो, यहाँ पर तो आपका मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है। अगर आपने कुछ आईपैड खरीदा हुआ है तो वो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है आपका, राइट। तो आप यूजर्स बोलें, एंड पॉइंट बोलें, एंड डिवाइस बोलें, बात एक ही है। तो अगर कभी भी मेरे मुंह से इन तीनों टर्म्स में से कुछ भी लगे, आपके दिमाग को फौरन सक्रिय हो जाना है कि भाई ये बंदा बात कर रहा है कि नेटवर्क पर आपका जो यूजर कनेक्ट है मोबाइल फोन के साथ, या फिर यूजर कनेक्ट है जो आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, या फिर कोई सर्वर मशीन कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, सर्वर मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया था वर्ड, बिल्कुल आपके कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे ही होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो हमने सिर्फ आज की क्लास में अभी तक 2 टर्म यूज की हैं, राइट। सिर्फ 2 टर्म यूज किए हैं हमने, जिसमें यूजर्स हैं, सॉरी कॉस्ट है, यूजर एंड पॉइंट एंड एंड डिवाइस, ये तो सब एक ही हो गया। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि राइट हैंड साइड पर तो आपके घर में जो इंसान रहते हैं वो मूव कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो मूव कर रहा होगा वो डेटा मूव करेगा। ठीक है। इस लैपटॉप से, मे बी ये लैपटॉप से इस लैपटॉप के बीच में। लेकिन समस्या वही है, अगर मैं बोल दूं कि भैया ये लैपटॉप इस लैपटॉप से बात करना चाहता है, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे हमारी डेली लाइफ में कॉलोनीज के अंदर घर होते हैं, वैसे ही
हमारे नेटवर्किंग साइड में जब इन दोनों कंप्यूटर्स को बात करनी होती है, तो ये कंप्यूटर भी एक्चुअल में कॉलोनी में ही रहते हैं, है ना? तो एक्चुअल में इस कॉलोनी को हम अगर नेटवर्क साइट पर देखें, तो ये हैं डिफरेंट, सॉरी, नेटवर्किंग साइट पर देखें तो कॉलोनी बस रिप्लेस हो गई है किससे? नेटवर्क से, है ना? राइट हैंड साइड पर कॉलोनी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ भी नहीं है, बस आपने नाम बना दिया है कि भाई ये जो 20 घर हैं इनकी एक कॉलोनी है, ये जो 100 घर हैं इनकी एक कॉलोनी है। तो यहां पर भी हमने यही बोल दिया है कि नेटवर्क वन के अंदर ये दो एंड पॉइंट्स हैं या फिर ये दो यूजर्स हैं। नेटवर्क टू के अंदर सिर्फ एक ही यूजर है, ये रहा यहां पर। नेटवर्क फोर के अंदर दो यूजर हैं और नेटवर्क थ्री के अंदर थ्री यूजर्स हैं। अभी तक हमने नेटवर्क को डिफाइन नहीं किया है ना? आपको कॉलोनी क्यों समझ में आ गया था यार? बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, इसीलिए आपको आराम से समझ में आ गया, राइट? नेटवर्क क्यों नहीं समझ में आया कि भाई नेटवर्क क्या होता है? क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं। इसके बारे में तो हमें अभी पढ़ना है आगे, ठीक है? लेकिन मैंने आपको दोनों पिक्चर आपको साथ साथ रख कर दिखाई है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, आप ये मानकर चलिए जो कॉलोनी टाइप स्ट्रक्चर है हमारी रियल लाइफ में, वैसा ही नेटवर्क होता है। कॉलोनी के अंदर होते हैं घर, घर के अंदर रहते हैं इंसान, नेटवर्क के अंदर होते हैं आपके लैपटॉप्स। 100 लैपटॉप मिलकर एक नेटवर्क बना सकते हैं, 200 लैपटॉप मिलकर एक नेटवर्क बना सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क थ्री में सिर्फ तीन ही होस्ट हैं या फिर तीन ही यूजर्स हैं। अच्छा, मैंने एक और वर्ड यूज किया, होस्ट, तो मेरे मुंह से काफी निकलता है होस्ट यहाँ पर। तो इसको भी मैं इसी कैटेगरी में डाल रहा हूं भैया, कि यूजर हुआ, एंड पॉइंट हुआ, एंड डिवाइस हुआ, होस्ट हुआ, सब एक ही है, ठीक है? तो प्लीज आप इन सारे शब्दों को अपनी भाषा में यूज करना शुरू कर दीजिए, राइट? हम क्या कर रहे हैं? हम यार नेटवर्किंग ही तो सीख रहे हैं, और नेटवर्किंग सीखेंगे तो हम नेटवर्किंग की भाषा में बात करना शुरू करना चाहिए। और भाषा में बात कब कर पाएंगे? जब हम इन वर्ड्स को यूज कर पाएंगे, जो मैं आपको हर क्लास में 3 या 4 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन कर देता हूं, ठीक है? उनको एक पेपर पे लिख लीजिए, मतलब आपको पता होने चाहिए। और जब आप डेली लाइफ में किसी से बात करना शुरू करें जिसको नेटवर्किंग की समझ है, तो प्लीज आप इन वर्ड्स को यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार, ये मानकर देखिए, ये मेरी होस्ट है ए, है ना? और ये बात करना चाहती है होस्ट बी से, और होस्ट बी है कहीं पर, कहीं मेरी और, राइट? अगर मैं बोलूंगा होस्ट ए को होस्ट बी से बात करनी है, ठीक है, तो ये वही हो जाएगा एग्जाम्पल, कि हाउस नंबर 21 को हाउस नंबर 39 से बात करनी है। आप लोग बोलेंगे सीधा सीधा मेरे को कि यार ये स्टेटमेंट गलत है। विष्णु जी, प्लीज आप हमें ये बताइए कि ये जो होस्ट ए है, ये किस कॉलोनी में है या फिर किस नेटवर्क में है? तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई होस्ट ए जो है वो नेटवर्क वन का हिस्सा है। जैसे हाउस नंबर 21 जो इधर है वो कॉलोनी वन का हिस्सा है। फिर मैं आपको बोलूंगा जो होस्ट बी है वो नेटवर्क फोर का हिस्सा है। जैसे ही मैंने आपको ये बोल दिया, आप भाई बिल्कुल, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि मैं किन दो होस्ट की बात कर रहा हूं, राइट? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि ये होस्ट यहां पर होती, मानकर देखिए। हालांकि हम नेटवर्किंग में ये सोचकर चलते हैं कि भाई ये जो एड्रेसेस हैं ये बिल्कुल यूनिक रहें। आपके घर के एड्रेसेस की तरह नहीं है कि भाई 21 नंबर का घर यहां पर भी है और 21 नंबर का घर कहीं और भी है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब भी हम कोई एनालॉजी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम समझाना था, है ना? तो मैंने उसको समझाने के लिए राइट हैंड साइड में एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जो कि काफी क्लोज है लेफ्ट हैंड साइड के, राइट? फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग समझानी थी, तो मैंने बहुत क्लोजली एक स्टोरी बताई आपको पोस्टल ऑफिस की, राइट? तो जो मैं क्लोजली एग्जाम्पल लेता हूं उनको हम एनालॉजीज बोलते हैं, राइट? तो यहां पर अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका नेटवर्क समझाना है, तो मैंने राइट साइड में आपको एनालॉजी दी है। लेकिन एनालॉजी बिल्कुल पास तो हो सकती है, जो मैं समझाना चाहता हूं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है? क्या मतलब हुआ इस बात का? यार जो एग्जाम्पल मैंने पोस्टल ऑफिस का दिया या कॉलोनी और घरों का दिया, वो समझाने के लिए तो ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा सेट बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल को आप अगर आपने 100% समझ लिया तो आप पूरी टेक्नोलॉजी को या फिर लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर को भी पूरी तरह से समझ गए हैं। ये एनालॉजी है ही इसीलिए क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। समझाने के लिए ठीक है, लेकिन आपको फिर से समझना ही पड़ेगा पूरा का पूरा टॉपिक। मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर किसी को पोस्टल ऑफिस सिस्टम समझ में आ गया है तो उसको बिना नेटवर्किंग पढ़े नेटवर्किंग भी समझ में आ गई है, नहीं। वो एनालॉजी थी। आपको पोस्टल ऑफिस सिस्टम समझकर नेटवर्किंग पढ़ना आसान होगा। आपको एक कॉलोनी और हाउस वाला एग्जांपल देख के नेटवर्क को समझना या होस्ट को समझना आसान होगा, राइट। लेकिन नेटवर्क और होस्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी चीजें हो सकती हैं। तो मैं अगर यहां से बोलूं कि भाई नेटवर्क 1 और नेटवर्क 4 की होस्ट ए और होस्ट बी आपस में बात कर रही है, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि कौन सी होस्ट के बीच में बात चल रही है। और बेसिकली आगे आने वाले टाइम में हम इसी को बोलेंगे एड्रेस, राइट। और इसमें कोई नई वाली बात नहीं है। अगर मैंने होस्ट और मैंने नेटवर्क को डिफाइन कर दिया तो वो हो गया मेरा एड्रेस, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर मैं बोल दूं 21 नंबर की होस्ट जो कि कॉलोनी नंबर 2 में है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा एड्रेस हो गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। जब मैं आपको आईपी एड्रेस दिखाऊंगा तो उस आईपी एड्रेस के अंदर भी यही दो चीजें होने वाली हैं कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है ये किस नेटवर्क में है और उस नेटवर्क की कौन सी होस्ट है। एज सिंपल एज दैट। राइट हैंड साइड पर हाउस प्लस कॉलोनी आपका एड्रेस बना रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर नेटवर्क प्लस होस्ट आपका एड्रेस बनाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी एक और चीज हमने राइट हैंड साइड पे डिस्कस की थी कि यार अगर नेटवर्क 1 को नेटवर्क 4 पे पहुंचना है तो वहां पर तो हाईवे थे, यहां पर क्या है, वहां पर तो रोड थे, यहां पर क्या है। तो यहां पर भाई ये जो सारे नेटवर्क हैं ये कनेक्टेड है आपकी केबल से। रियली रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। किसी ने तो रिसर्च करके भेजा भी था कि भाई समुद्र के अंदर जो भी सारी की सारी केबल्स हैं वो कैसे बिछी हुई हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग था वो। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको प्लीज 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 पढ़ते हुए कुछ भी नया पता लगता है तो यार वो ग्रुप इसीलिए है। आप समझिए पावर ऑफ 50 पीपल, अगर आप आपस में शेयर करते हैं और सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन पता लगती है तो हम 5 या 6 महीने में कितनी ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। ये पावर होती है, 50 लोग हमेशा इकट्ठे नहीं हो सकते हर जगह पर, लेकिन यहाँ क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई यहाँ पर 50 लोग लगभग डेली आते हैं, लगभग हफ्ते में 3 बार मिलते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, यूज कीजिए, राइट। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई ये जो केबल्स हैं ये तो समुद्र के अंदर भी बिछी हैं। अगर दो नेटवर्क समुद्र के एक मींस एक नेटवर्क समुद्र के राइट हैंड साइड पर, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट। तो वो भी बेसिकली आपस से केबल से कनेक्टेड है, राइट। और उसके ऊपर मान के देखिए हमने लिखी हुई है केबल की कॉस्ट कितनी है। अगर आप इस केबल के ऊपर से जाओगे तो कितनी लंबा पड़ने वाला है, मानकर देखिए ये है 10 किलोमीटर, ये है 25 किलोमीटर, और नेटवर्क 1 और नेटवर्क 4 के बीच की जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है आपकी, मान कर देखिए 20 किलोमीटर। तो आप लोगों में से ये बोलोगे कि यार एक्चुअल में मैं नेटवर्क 2 से होता हुआ क्यों जाऊं, राइट। मैं तो सीधा जा सकता हूं, सीधा का सीधा यहां से। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जब भी आप निकलेंगे नेटवर्क 1 से नेटवर्क 4 की तरफ, आपको ये सारी की सारी जो लाइंस हैं, जो पाथ हैं, उनको देखना पड़ेगा। अभी के केस में कितनी पाथ हैं, एक बात कि भाई आप नेटवर्क 2 से होते हुए चले जाइए नेटवर्क 4 में। दूसरी बात कि आप नेटवर्क 1 और नेटवर्क 4 के बीच में जो डायरेक्ट लिंक है उससे होकर चले जाइए। एक और बना लेते हैं, एक तीसरी बात है नीचे वाली। तो जब आप नेटवर्क 1 से निकल रहे होगे आपको ये तीनों पाथ एडवर्टाइज करनी पड़ेंगी, सॉरी आपको ये तीनों पाथ एनालाइज करनी पड़ेंगी। उनको जांचना पड़ेगा कि कौन सी पाथ सबसे बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में एक्चुअल में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल मैप्स, आप उससे भी तो यही करते हो। सुबह सुबह मानकर देखिए कि आपके घर से आपके ऑफिस जाने के 3 रास्ते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा रास्ता जो हो वही आपके लिए फिट हो। तो गूगल मैप तो एक स्टेप आगे भी जाता है, आपको ये तो बताता ही है
कि भाई सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, आपको ये भी बताता है कि सबसे छोटे रास्ते से अगर जाओगे तो टाइम बच रहा है नहीं बच रहा, क्योंकि कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि छोटे वाले रास्ते पर जाम लगा हुआ हो, ट्रैफिक जैम हो वहां पर, और आप दूसरे रास्ते से जाना पसंद करें। गूगल मैप आपको सब बताता है। तो यहां पर भी ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क से निकलते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी पाथ से जाया जाए। येलो वाली पाथ, पाथ अगर मैंने बोला है तो वो रास्ता, सीधी सी बात है। ये है पाथ नंबर 1, ये है पाथ नंबर 2, ये है पाथ नंबर 3, विच इज द बेस्ट। आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो आपने नंबर लिखे हैं उनके हिसाब से तो पाथ नंबर 2 बेस्ट है, लेकिन आपने इंटरेस्टिंगली पाथ नंबर 3 पर कोई नंबर ही नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर नेटवर्क 1 और नेटवर्क 3 के बीच की जो कॉस्ट है, या जो पाथ पे जो कॉस्ट है, वो मानकर देखिए 50 किलोमीटर, और ये है आपकी, ये भी 50 किलोमीटर है। तो अब ये नो ब्रेनर हो गया, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई ऊपर वाली पाथ की जो कॉस्ट आ रही थी, कंबाइंड कॉस्ट, वो हो गई आपकी 10 + 25, सॉरी हाँ 10 + 25 विच इज 35। बीच वाली पाथ की जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 20 किलोमीटर, और जो नीचे वाली पाथ की कॉस्ट है वो है 100 किलोमीटर। तो कोई भी बता देगा कि भैया 20 किलोमीटर ट्रेवल करना कम होगा, पेट्रोल कम लगने वाला है, और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीच वाली पाथ यूज करनी ज्यादा बढ़िया रहेगी। आप ये बोल सकते हैं मेरे को कि यार विष्णु, आपने ये क्यों नहीं बताया कि 20 किलोमीटर वाली पाथ पर तो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे गड्ढे हों और हमें टाइम वहां पर ज्यादा लग जाए। तो बिलीव मी, आजकल जो नई नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आपने कभी सुना हो कि भाई सिस्को ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने एसडी वैन बनाया है, एसीआई बनाया है, तो ये जितनी भी अब नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रास्ता तो 20 किलोमीटर का हो, लेकिन इसमें इतने गड्ढे हो या इसमें इतना जैम लगा हो, राइट, कोई और इसमें इतने ज्यादा वंस एंड जीरो भेज रहा हो या डेटा भेज रहा हो कि आपका डेटा जा ही ना पाए सही टाइम पर। अगर ऐसा है तो 20 किलोमीटर वाली कॉस्ट जो है लग तो हमें कम रही है, लेकिन वो है नहीं। तो बहुत सालों तक जो हम पाथ चूज करते थे नेटवर्क के बीच में, वो सिर्फ कॉस्ट पे ही डिपेंड होती थी कि भाई अगर कम कॉस्ट है तो यूज कर लो। लेकिन भाई हमने देखा कि यार ये तो गूगल बहुत ही शानदार तरीके से ये भी देखता है कि जाम कहाँ पे लगा हुआ है या कहाँ नहीं लगा हुआ है। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शुरू हुआ है, जिसमें 5 से 10 साल की बात करें, उनको भी हम कहीं ना कहीं इस कोर्स में देखेंगे, राइट, इसीलिए कोर्स लंबा है। तो वो सिर्फ कॉस्ट के बेस पे डिसीजन नहीं लेते हैं कि भाई कौन सी पाथ बढ़िया है, वो तो ये भी देखते हैं कि भाई अगर इस पाथ पे जाएंगे तो टाइम कितना लगने वाला है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बोर्ड थोड़ा थोड़ा मेक सेंस करना तो शुरू किया होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अभी के लिए मानकर चलिए कि नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या अभी नहीं पता, जस्ट लाइक कॉलोनी है, हमें तो इतना पता है। नेटवर्क को भी डिफाइन करेंगे, आईपी एड्रेस को भी डिफाइन करेंगे, घबराने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब मेरी दिक्कत यह है कि हमें जो घर का एड्रेस है वो बड़े आराम से समझ में आता है ना। लेकिन यकीन मानिए घर का एड्रेस समझने के लिए भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से एक एड्रेस लिख रहा हूँ, मान लीजिए अपने घर के लिखता हूँ, मान लीजिए 390 है, मैं प्रेस्टीज सिटी में रहता हूँ, बेंगलोर के अंदर रहता हूँ, राइट। बेंगलोर जो है वो कर्नाटका में है ना। अब ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एड्रेस को कितना समझ पाते हो। ठीक है। अब मान कर देखिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसको भारत में कितने राज्य हैं या क्या क्या है वो उनके बारे में पता ही नहीं है। मानकर देखिए वो दिल्ली में रहता है और उसको लगता है कि बस दिल्ली ही है, इसके बाद उसने ना तो कभी कुछ पढ़ा है ना कुछ देखा है। तो अगर आप उसको एक एड्रेस देते हो कि भाई 391, राइट, कनॉट प्लेस, और मे बी ये आपका दिल्ली, और ये आपने पूरा का पूरा एड्रेस लिख दिया वहां पर, तो वो फौरन समझ जाएगा इस एड्रेस का मतलब। क्यों? क्योंकि इसको यही पता है कि भाई दिल्ली क्या है, और दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस नाम की जगह है, उसमें घर जाके मैं ढूंढ लूंगा 341। तो ये वाला एड्रेस इसीलिए इसके लिए बंदे के लिए मेक सेंस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी बंदे को ये वाला एड्रेस दिखाऊंगा, 390 प्रेस्टीज सिटी, बेंगलोर, कर्नाटका, राइट, तो क्या होने वाला है
ये बंदा बोलेगा पता नहीं यार क्या लिख दिया, ये के आर क्या होता है, ये बीजीएल क्या है, इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। राइट। और कुछ समझ में नहीं आने वाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लॉजिक नहीं पता है एड्रेस का। इसका मतलब है इसकी नॉलेज कम है। इसको नहीं पता है कि भाई जैसे दिल्ली भारत में है, वैसे ही कर्नाटका नाम का राज्य भी भारत में है। और कर्नाटका के अंदर बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर प्रेस्टीज सिटी है, और प्रेस्टीज सिटी के अंदर हम घर तो ढूंढ ही लेंगे 390। राइट। लेकिन अगर किसी बंदे को ये पूरे राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए ये मेक सेंस करेगा। राइट। तो आप जो ये एड्रेस देखते हैं, आपको ये मेक सेंस इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको भारत के बारे में जानकारी है। आपको उसकी ज्योग्राफी पता है लगभग कैसी है। राइट, सभी को पता है। लगभग हमने ये सारे के सारे राज्यों के नाम सुने हुए हैं। इसीलिए हमें ये जो एड्रेस है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं, जो कि नेटवर्क और होस्ट से मिलकर बना है, इसका मतलब वही है। नेटवर्क का मतलब कॉलोनी, होस्ट का मतलब हाउस का एड्रेस, है ना। आईपी एड्रेस जब हम बात करेंगे वो नेटवर्क और होस्ट से मिलकर बना है। ये तब तक आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है जब तक आप थोड़े सी नॉलेजेबल ना हो जाएं, है ना। आपको थोड़ा सा मैथ्स ना आए। वहां पर आपको ज्योग्राफी पता थी इंडिया की, इसीलिए आपको एड्रेस समझ में आया था। यहां पर आपको थोड़ा सा गणित सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ सीखना पड़ेगा, और वो बहुत आसान मैथ्स है। ठीक है। और आप यकीन कीजिए कि यहां पर जो हम ये मैथ्स सीखने वाले हैं, ठीक है, वो जो सीजन नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनको भी ज्यादा अच्छे से नहीं आता है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बोलते हैं कि यार अगर हमें मैथ्स की अगर हम बात करें तो भाई सीधा का सीधा कैलकुलेटर ही यूज कर लेंगे। और ऐसा ही कैलकुलेटर आपकी नेटवर्किंग में भी आता है कि भाई मैथ सीखे क्यों, कैलकुलेटर ही यूज कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा हम अपने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी तार्किक क्षमता, ताकि उनकी लॉजिकल पावर बढ़ जाए। राइट। तो यहां पर भी मेरा एम यही रहेगा। हालांकि कैलकुलेटर्स तो आते हैं इसके लिए भी, लेकिन हम ये जब मैथ्स जान रहे होंगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बना रहे होंगे, मजबूत बेस बना रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो मैथमेटिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। और ये बोर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। घबराने की जरूरत नहीं है भाई। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आपने 7वीं 8वीं तक का मैथ्स किया है तो भाई ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है। बस मैं आपको थोड़ी सी इसमें ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आपको जानकर शायद अच्छा लगेगा, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा मैथ्स। मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इवेंचुअली आईपी एड्रेस के पीछे का लॉजिक जानना है। आईपी एड्रेस के पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आ सकता जब तक हमें इतना मैथमेटिक्स ना पता हो जितना मैं इस बोर्ड पे बताने वाला हूं। ये है हमारी पूरी की पूरी पिक्चर। आगे चलते हैं इस पिक्चर के अंदर अब। ठीक है। आप सभी को पता है कि भाई हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अगर नहीं पता है तो भाई जो आप ये वन, जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अपनी डेली लाइफ में ये जो सिंबल्स आप देखते हैं, है ना, और इस सिंबल से मिलाकर कुछ भी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 439 आपने लिखा, ये कि नंबर लिखा, सभी को इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है, सभी को देखते ही समझ में आ जाता है 439 है। सबके दिमाग में इसकी कुछ ना कुछ पिक्चर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? बचपन से पढ़ रहे हैं। किसी समझदार इंसान ने जब मानकर देखिए उसको पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए दिखे, है ना, उसने सोचा कि यार मैं ये कैसे बताऊं दूसरे बंदे को जाकर कि इस पेड़ पर कितने आम लगे हुए हैं, है ना। तो मे भी पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया होगा कि मेरे हाथ में जितनी उंगलियां हैं, ठीक है, मानकर देखिए वो सिर्फ 10 ही दिखे उसको। तो दूसरे बंदे को उसने जाकर देखा, बताया कि आम लगे हुए हैं पेड़ पर और वो इतने हैं। तो दूसरे बंदे को शायद जाके समझ में आ जाएगा कि यार इतने हैं तो भाई 10 के आसपास हैं। राइट। तो एक्चुअल में जो इसके पीछे की फिलॉसफी रही कि भाई हमने ये 10 सिंबल ही क्यों चूज किए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम डिफाइन करने के लिए, तो भाई इसके पीछे का अगर आप जानने की कोशिश करें तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने हाथ पे कैलकुलेशन करने में
काफी ज्यादा भरोसा रखते थे और उनके हाथ में कैलकुलेशन कैसे हो सकती थी, इन उंगलियों के बेस पर, राइट। तो इन लोगों ने बोला कि भैया ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। और क्योंकि उंगलियों में 10 तरह की उंगलियां होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 10 सिंबल्स, या 10 उंगलियां होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 10 सिंबल्स बनाने जरूरी हैं। तो ये मानकर चलिए, जिस इंसान ने डेसिमल नंबर सिस्टम बनाया था, वो काफी ज्यादा प्रभावित था इस बात से कि हम सारी की सारी कैलकुलेशन उंगलियों के द्वारा कर लेते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, हम इस सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे यार बेस 10 का क्या मतलब है, आप डेसिमल को इतना कंफ्यूजिंग क्यों करते जा रहे हो, नई नई टर्म्स क्यों डाल रहे हो इसमें। टर्म्स तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस 10 का मतलब जो समझ में आ जाएगा तब आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। बेस 10 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 नंबर हैं, या ये 10 सिंबल हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, क्या बस इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि बेस 10 का मतलब कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी ने इंसान ने इसको 10 क्यों लिया है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। भाई सिंबल तो हम और भी ज्यादा बना सकते थे, राइट। ये सिंबल ही तो हैं, हमें बस समझ में आ रहे हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया तो आप बोलोगे यार ये नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन मानकर देखिए उस टाइम किसी ने ये सिंबल भी का भी नंबर सोचा होता, तो ये आपको आज नंबर दिख रहा होता। तो भाई मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आपको क्यूरियस रहना है। अगर जो चीजें आपको आती भी हैं बिल्कुल ठीक से, उनके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों है, ऐसा कैसे है, राइट। और जब आप उस मोड में आ गए, सोचने वाले मोड में, थोड़ा फिलोसफिकल मोड में, बिलीव मी, दुनिया ही बदल जाने वाली है। आपको बहुत सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आने वाली हैं। ठीक है। आगे की बात करते हैं कि भाई बेस 10 का मतलब सिर्फ इतना है, इसमें सिंबल 10 है और हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर मानकर देखिए मैंने ये नंबर लिखा 439, तो सबको इसके बारे में पता है। ठीक है। अच्छा, अब एक शानदार सी बात मैं आपको बताता हूं, और ये हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी देखेंगे कि बेस जो ये 10 है, ये इंपॉर्टेंट कहां पर है। इसके लिए आपको पावर्स की नॉलेज होनी चाहिए। 10 की पावर जो 0 होती है वो होती है 1। 10 की पावर जो 1 होती है वो होता है 10। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है भाई, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, दो से नहीं, अपने आप से ही। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। इसीलिए 10⁻³ कितना हो जाएगा, 1000। जितनी पावर उतनी जीरो यहां पे लगा दीजिए, बस। बहुत सिंपल है। ठीक है। हाँ, इसमें लोग काफी दुविधा में आ सकते हैं कि यार 10⁻0 क्यों है। अब वो जब विष्णु हमें इतना सोचना ही सिखा रहा है, थोड़ा सा फिलोसफिकल भी बना रहा है, तो ये 10⁻0 1 क्यों होती है। तो मैं इसका आंसर चाहता हूं कि आप खुद खोजें। हालांकि आसान है, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि आप इसका आंसर खुद खोजें। ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो अगर आपको ये आ गया है तो भाई देखते हैं कि ये नंबर जो हमने 439 लिखा है, इसका क्या मतलब है। अगर मैं इस सबसे राइट हैंड साइड वाले नंबर को लू 9, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये है 9 × 10⁻0। बिलीव मी, समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। इस 3 को अगर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 10⁻1। अच्छा, मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये है, मैं बस इसके प्लेसेस को डिफाइन करना चाहता हूं कि जो 9 का प्लेस है वो 0th प्लेस है, ठीक है, या जो 3rd का प्लेस है वो 1st प्लेस है इस नंबर में, अगर मैं यहां से काउंट करूं, लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये मेरा 0th प्लेस हो गया, ये मेरा 1st प्लेस हो गया, और ये मेरा हो गया 2nd प्लेस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 के लिए, ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। अब देखिए नंबर क्या बनते हैं इससे। मैंने आपको बताया कि भाई 10⁻0 होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहां पर देखिए 10 होता है 1, और 10 की मल्टीप्लाई आप अगर 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 30। 10⁻2 होता है 100, 100 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 400। अगर आप इन तीनों नंबर को जोड़ दें, 400 प्लस 30 प्लस 9, इट इज गोइंग टू गिव यू 439, जहां से हम शुरू हुए थे। अब आप मेरे को बोलोगे यार इसमें आपने नया क्या बताया,
ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी समझाते हैं कि भाई इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं, और इसको हम हंड्रेड प्लेस बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, और वही मैंने लिखा है। लेकिन बिलीव मी, सेम चीज बाइनरी नंबर सिस्टम में भी होगी। वहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ऐसा क्यों किया है हमने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही गणित आना चाहिए जितना मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक है। अच्छा, 35 मिनट हो गए और मैं बिल्कुल फ्लो में बिल्कुल भूल गया कि भाई आपको कोई डाउट भी हो सकता है। तो अब अगले 2 मिनट के लिए अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। किसी के भी दिमाग में कोई भी क्यूरियोसिटी आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी? आई थिंक वेरी गुड। इसका मतलब आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया। दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं। अभी अभय सिंह जी, प्लीज आप म्यूट पर रह सकते हैं। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए, हम आते हैं राइट साइड में। अच्छा, ये जो था, ये जो डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम था, ये ह्यूमन के बहुत काम का था। और बेसिकली ह्यूमन बहुत खुश होते थे इससे। सारी की सारी कैलकुलेशन, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसी पर बन गया है। राइट। ठीक है, और क्यों ना हो भाई, हमारी 10 फिंगर्स पर मिलकर बना था। लेकिन अब आई बात कंप्यूटर्स की, है ना। और कंप्यूटर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, यकीन मानिए कि या तो समझ सकते हैं सिर्फ जीरो या वन, या फिर अपने अंदर, अगर इनकी एक मेमोरी यूनिट है, इसमें या तो सिर्फ जीरो जा सकता है या वन जा सकता है एक टाइम पर। और अगर आपको ज्यादा जीरो या वन इन स्टोर करने हैं तो आपको ऐसी और मेमोरी यूनिट्स होनी चाहिए कि इसमें वन आ जाए, इसमें जीरो आ जाए, या वटेवर। राइट। तो कंप्यूटर एक टाइम में या तो सिर्फ, ये स्विच की तरह है। आपके घर में स्विच है ना, अगर आपने इस स्विच को दबा दिया तो भाई स्विच ऑन हो गया। वापस से उसी पोजीशन पे ले आए तो वो ऑफ हो गया। ऑफ कहिए, ऑन कहिए, स्विच की सिर्फ दो ही स्टेट हो सकती हैं। वैसे ही कंप्यूटर जो है, वो जो स्टोर कर सकता है वो एक स्विच को ही कर सकता है। ऑन पोजीशन को हम बोल सकते हैं वन, ऑफ को बोल सकते हैं जीरो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसकी उंगलियां भी नहीं होती हैं। राइट। और ये जिसको कैलकुलेट करने में, या ये जिन दो नंबर से सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल है, वो जीरो और वन है। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सिस्टम बनाया गया कंप्यूटिंग का, जो कि 10 सिंबल्स पर आधारित था, इसीलिए हम उसको बेस 10 बोलते हैं। यहां पर जो कंप्यूटर्स के लिए सिंबल बनाया गया, राइट, जो सिस्टम बनाया गया, उसको हम बेस 2 बोलते हैं। बेस 2 का मतलब क्या? वहां पर 10 थे तो 10 सिंबल, यहां पर दो हैं तो दो सिंबल। अच्छा, दो सिंबल कौन से हमने यूज कर लिए? जीरो एंड वन। आप कुछ भी यूज कर सकते थे बाय द वे। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने जीरो और वन यूज किया क्योंकि ये ज्यादा इंट्यूटिव है। जीरो का मतलब स्विच हो गया है ऑफ, वन का मतलब हो गया है ऑन। दैट इज इट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। लेकिन अब मैंने साथ साथ आपको ये भी बात बोली थी कि भैया, कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को इन जीरोज या वन की फॉर्म में लिख सकता है। चाहे वो आपकी शानदार पिक्चर हो, आपने बहुत बड़ा वीडियो बनाया हो, कुछ भी। एट द एंड ऑफ द डे, कंप्यूटर के लिए वो वंस एंड जीरो है। कंप्यूटर उसको वंस एंड जीरो में कन्वर्ट कर सकता है, कंप्यूटर उसको वंस एंड जीरो में समझ सकता है। हम नहीं समझ सकते। अगर मैं बोलूं, एक पिक्चर दिखाऊं आपको, और उसमें जीरो वन जीरो जीरो ऐसे लिख दूं, राइट, आप बोलोगे पता नहीं ये पागल हो गया है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। कंप्यूटर के लिए इमेज वंस एंड जीरोस ही हैं। आपके गाने, मूवीज, व्हाटएवर, राइट, वंस एंड जीरोस ही हैं। यहां पर बात करें तो कंप्यूटर के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का, बाई का मतलब भी दो होता है, बेस टू का मतलब भी दो होता है, इसमें जो सिंबल यूज हो रहे हैं वो भी दो होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं अब, जो कि है 101, तो अगर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है बाइनरी नंबर सिस्टम का, और आपको सिर्फ एक डेसिमल नंबर सिस्टम ही आता है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो 101 लिखा हुआ है, ये 101 है। दिस इज 101। बट ये कौन से सिस्टम में 101? ये है डेसिमल सिस्टम में 101। अगर मैं आपको बोलूं कि ना ना ना, ये जो नंबर अब लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर में नहीं है,
ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। अब आप बताइए क्या लिखा हुआ है। अब आप घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अब नहीं पता मेरे को ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ये जानना है कि भाई कंप्यूटर ने अगर 101 लिखा हुआ है तो वो आपके डेसिमल में कितना है, तो भाई देखिए आपको क्या करके देखना है। ठीक है, आप इस वन को लिखिए, ये वन है कितनी पोजीशन पर, पहली पोजीशन पर। और अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए टू की पावर। टू की पावर जीरो कितनी होती है, अरे भाई किसी की भी पावर जीरो है वो वन होगी। इसका होमवर्क मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप क्यूरियस होके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछते हैं तो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, टू टू द पावर वन कितनी होती है, टू। टू टू द पावर टू कितनी होगी, फोर। टू टू द पावर टू का फिर से मतलब बता रहा हूं, टू इंटू टू, दो बार। ठीक है, टू टू द पावर थ्री का क्या मतलब है, टू इंटू टू इंटू टू, दो की मल्टीप्लाई तीन बार दो से ही कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया आठ। ये आप याद कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लेते हैं टू टू द पावर सेवन तक या एट तक तो बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है, ये लिखेंगे भी बाद में जानेंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई 101 मुझे नहीं पता कंप्यूटर ने क्या लिख दिया है। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई इसको अपनी भाषा में कैसे समझूं। तो देखिए 101 का मतलब क्या है, आपने वन को लिखा और वन कितनी पोजीशन पर है, वन इसकी एक्चुअल में इस पोजीशन पर है, जीरोथ वाली पोजीशन पर। तो आपने लिखा वन। और अब पहले हम वहां पर क्या कर रहे थे, हम वहां पे 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर किसकी पावर से करेंगे, टू की पावर से। क्यों, क्योंकि यहां पर बेस टू है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर मैंने लिखा टू टू द पावर जीरो। अब मैंने यहां पर लिखा इस जीरो को। जीरो को कैसे लिखूंगा, जीरो इंटू टू टू द पावर वन, क्योंकि जीरो जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, ये जीरोथ प्लेस पे था। राइट, अगर मैं इसकी बात करूं अब तो कैसे लिखूंगा, वन इंटू टू टू दावर टू। देखिए नंबर क्या आते हैं, यहां पर ये नंबर आया कि भाई आपने लिखा है इसको, टू टू दावर जीरो होती है वन, वन इंटू वन हो गया वन। सिमिलरली टू टू दावर वन होती है टू। बट अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जीरो से करते हो तो वो हो जाता है जीरो। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहां पर क्या हो गया, टू टू दावर टू इंटू वन इट इज इक्वल टू फोर। यहां पर हो जाएगा ये फोर। अगर आप इसको ऐड करोगे तो नंबर आएगा फाइव। तो भाई अगर किसी ने 101 लिखा है, ठीक है, और अगर आपको जानना है कि नंबर मेरी भाषा में क्या लिखा हुआ है तो ये वाला मैथमेटिक्स कीजिएगा और आपका आ जाएगा ये फाइव। तो कंप्यूटर अगर 101 लिखता है तो भाई उसका मतलब होता है फाइव आपकी भाषा में। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, हमने अभी ये जो बाइनरी नंबर था इसको तो कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। अगर एक डेसिमल नंबर मेरे को मिल जाए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले 101011 इसका क्या मतलब है, राइट, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब है 1,01,011, राइट। या आप ये भी बोल सकते हैं, उससे रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल बार बार यूज कर रहे हो आप, क्या ये नंबर डेसिमल का है। डेसिमल का है तो 1000, सॉरी 1,01,011 है। अगर ये नंबर बाइनरी का है तो भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दो कैलकुलेट करने का। तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये करेंगे वन इंटू टू टू दावर जीरो। यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन वन इंटू टू टू दावर वन। यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू टू टू दावर टू। यहां पर कितना हो जाएगा, वन इंटू टू टू दावर थ्री। यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो इंटू टू टू दावर फोर। और ये कितना हो जाएगा, वन इंटू टू टू दावर फाइव। टू टू दावर फाइव जो होती है वो होती है 32। ये तो हो जाएगा आपका जीरो। ये हो जाएगा आपका एट, टू टू दावर थ्री इज इक्वल टू एट। ये फिर से जीरो क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पर आपका ये टू और यहां पर आपका ये वन। एज सिंपल एज दैट। इन सबको ऐड कर लीजिए, 32 प्लस एट 40, 40 प्लस टू 42, 42 प्लस वन 43। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो 43 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर ये डेसिमल में लिखा हुआ है तो ये है 1,01,011। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही होंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक नंबर
डेसिमल में लिखा हुआ है तो उसका एक और मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के देखिए, आपने 439 लिखा था ये, ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा किया होगा अपनी 5वीं या 6ठी क्लास में। क्योंकि इसका बेस है तो मैं 10 यहां पर यूज कर रहा हूं, राइट। अगर मैं इस नंबर को 439 को डिवाइड करता हूं 10 से, तो आपको ये फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये मैं यहां पर लिख सकता हूं 43, और 43 के बाद मैं यहां पर जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 9 बचेगा। तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं कि 43, सॉरी, एंड 9। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 43 से कर दूंगा तो वो हो जाएगा 430 प्लस 9। बस मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूं कि आप 439 को डिवाइड कीजिए 10 से। कैसे करते हैं? 10 4 जा 40, ये आ गया आपका 3 नीचे, देन 9, देन 43, एज सिंपल एज दैट, कि भाई यहां पर आएगा अब आपका 30 और 9 एज ए रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो यही हमने किया है, 10, 43 और 9। आगे चलते हैं, क्योंकि 9 अब ज्यादा डिविजिबल नहीं हो सकता है। आप इसको पॉइंट में बाद में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाले सिस्टम में हम नहीं जा रहे हैं। आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से 10, अब मेरे को इस 43 के साथ सेम कैलकुलेशन करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, 4 एंड 3। एंड बिलीव मी, अगर आप इस नंबर को ऐसे लिख देते हो तो ये फिर से आपका डेसिमल नंबर बन जाता है 439, है ना। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आपने किसी भी नंबर को पकड़ा, अगर आपने ये कैलकुलेशन करते गए 10 के साथ, तो भाई, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो वही नंबर बन जाता है। सिमिलरली मैं सेम चीज यहां पर भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा एक नंबर था 5, राइट। हमने बाइनरी सिस्टम में देखा था कि अगर कुछ एक नंबर ये लिखा हुआ है 101, तो भाई ये होता है किसके बराबर, ये होता है 5 के बराबर, राइट। अब मेरे को, और कैसे पता लगाया था, ये भी पता है कि 1 की मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 में कर दी थी, 0 की 2 टू द पावर 1 में कर दी थी, 1 की मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 में कर दी थी, सबको ऐड कर दिया था तो 5 आ गया था। अब मानकर देखिए कि मैंने बाइनरी से डेसिमल में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर किसी ने मेरे को नंबर दे दिया 5, अब बोला इसको डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? वहां पर कैसे कर रहे थे? वहां पर अगर बेस 10 था तो बेसिकली हमने यहां पर ये 2 लिखा था, सॉरी 10 लिखा था। अब ये जो बेस है बाइनरी का वो 2 है, तो मैंने यहां पर 2 लिख लिया। इसका मतलब मेरे को 5 को डिवाइड करके देखना है 2 से। 2 टू जा 4, देन यहां पर आ गया 4, और बचा क्या, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 एंड 1, क्योंकि 1 आगे डिवाइड नहीं होता है 2 से। आगे की बात करते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहां पर ये 2 फिर से, तो मेरे को इस नंबर के साथ सेम कैलकुलेशन करनी है जो मैंने 5 के साथ की थी, क्योंकि 1 के साथ नहीं कर सकता हूं, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, 2 1 जा होगा 2, और बचेगा क्या, 0। और अगर मैं अब इस नंबर को ऐसे लिखूं यहां से, क्या हो जाएगा वो, 1 ये वाला, देन 0, एंड देन ये वाला 1। तो बेसिकली मैं 5 को, जो कि मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, उसको मैं 101 को बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर लिखूंगा, ये बेस लिखते हैं। बाय द वे, बेस हम यहां पे भी लिख सकते हैं, 5 है, अगर इसके नीचे ब्रैकेट में डाल के आप इस छोटा सा 10 लिख देते हो तो ये नंबर आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है। और अगर 101 को छोटे से ब्रैकेट में डाल के 2 लिख देते हो तो ये आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए, इसका बेस है अब 2, तो ये बाइनरी में लिखा हुआ है। तो कैसे कन्वर्ट किया, राइट। मान कर देखिए, अभी आपको कन्वर्ट करना है 33 को, जो कि डेसिमल का है, सॉरी जो कि बाइनरी का है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? शुरू हो जाओ 2 से। सीधी सी बात है, 16 और 1 आएगा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। फिर से 2 पर आ जाइए, क्या हो जाएगा, 8 एंड 0। फिर से 2 पर आ जाइए, कितना हो जाएगा, 4 एंड 0। फिर से 2 कीजिए, 2 एंड 0, एंड देन फिर से 2 कीजिए, 1 एंड 0। क्या करेंगे अब, इस नंबर को हम ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक। यहां से चलेंगे 1 0 0 0 0 एंड देन 1। रियली रियली इंटरेस्टिंग। इसकी पोजीशन क्या है, अगर आपको फिर से कन्वर्ट करना, देखना है कि मैंने सही से कन्वर्ट किया भी या नहीं किया, तो एक और चेक कर लेते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, 2 टू द पावर 0,
यहाँ पर तो सारे के सारे जीरो हैं, जिससे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा। इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 की मल्टीप्लाई 1 में की तो कितना आ गया, 32। और ये 1 की मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 में की तो कितना आ गया, 1। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया वापस से 33। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। भारत की ज्योग्राफी बहुत आसान है, फिर भी आनी चाहिए एड्रेस समझने के लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स है, आसानी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको इन लोगों का, इन दोनों का कन्वर्जन समझ में आ गया है। ये कोई अमितेश जी का क्वेश्चन है। अमितेश जी, हम बाद में आंसर करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा और समझा जाए तो आपने 11th क्लास में अपनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, राइट। और वो जो टॉपिक्स होते हैं वो किसी को पसंद नहीं होते हैं, है ना। तो भाई अगर उनको भी ध्यान से समझा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बिलीव मी। लेकिन या तो हम उनको ठीक से पढ़ते नहीं है या फिर ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मुश्किल लगते हैं। तो हालांकि हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता बहुत ही आसान सा हमें कुछ करने की जरूरत है, राइट। अच्छा, क्या मतलब है इसका। अगर आप ये के पास एक सिक्का है, ये 1 रुपए का, ये वाला, और अगर आप इसको उछालें एक बार, टॉस करें इस सिक्के के साथ, तो आपको पता है कि भाई इस सिक्के के दूसरी तरफ भी कुछ बना हुआ है ना। और उसको तो हम बोलते हैं हेड, और जहां पर ये जो नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। आपने अगर एक सिक्का उछाला तो भाई सीधी सी बात है, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। आपको नहीं पता कि क्या आएगा। ये तो एक सिक्के पर दो उसके रूप हैं, राइट। सेम चीज अगर मैं कंपेयर करूं कंप्यूटर के बिट के साथ, ठीक है, तो सिक्के को भूल जाइए, यहां पर ये बिट है। बिट के एक तरफ 1 लिखा होता है कंप्यूटर में, बाय द वे अगर मैं बोल रहा हूं बिट, तो बिट क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर मैं कॉइन की बात करूं तो कॉइन की एक तरफ हेड हो सकता है, एक तरफ टेल हो सकता है। इसका मतलब बिट की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 1 एंड 0। और कॉइन की भी दो वैल्यूज हो सकती हैं, हेड एंड टेल। इट डिपेंड्स, आपने जब उछाला तो क्या आया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉइन कॉइन है और बिट बिट है। आपको इनकी वैल्यूज पता है पर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं कि बिट को अगर आप उछालें तो बिट की भी दो ही स्टेट हो सकती हैं, या तो हो सकती है 1 या हो सकती है 0। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब आप एक बिट से, अगर आपके पास सिर्फ एक बिट है, तो आप उससे दो चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसकी दो स्टेट हो सकती हैं, है ना। मैंने बोला स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि भाई आज मैं हैप्पी स्टेट में घूम रहा हूं, भाई कुछ हुआ होगा अच्छा मेरे साथ, राइट। कभी कभी बोलता हूं कि भाई आज मेरी स्टेट बढ़िया नहीं है, आज मेरे से बहस मत कीजिए, आज मेरे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो मैं थोड़ी एंग्री स्टेट में हूं, ठीक है। ये जो बिट्स हो सकते हैं, इनकी ये एंग्री हैप्पी वाली स्टेट नहीं होती है, इनकी तो बस दो ही स्टेट होती हैं, एक 1 एक 0। आप इसको हैप्पी मान लीजिए, इसको एंग्री मान लीजिए, मर्जी है आपकी। कॉइन को भी अगर आप उछालेंगे तो आपको हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी भी दो स्टेट्स हैं, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग चीज अब इसमें ये हो जाती है कि भाई ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये तो आपके पास सिर्फ कॉइन एक ही था, अब मानकर देखिए आपके पास दो कॉइन हो जाएं, तो कॉइन नंबर 1 एंड कॉइन नंबर 2। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहां पर आने के बाद लोगों को लगने लगता है यार पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत आसान है यार। हमारे पास पहले एक कॉइन था, अब मेरे पास दो कॉइन आ गए, राइट। और अगर मेरे पास अब दो कॉइन्स आ गए हैं, राइट, तो दूसरे कॉइन को भी अगर मैं उछालूंगा तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जितने मर्जी कॉइन को मैं उछाल लूं, वो या तो हेड रहेंगे या टेल रहेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है
कि भाई क्या मैं सब कुछ काउंट कर सकता हूं? ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि भाई जब मैंने कॉइन नंबर 1 को उछाला था, मानकर देखिए, तो उसमें आया मेरा हेड, है ना? और अगर मैं उसी टाइम दूसरे टाइम पे कॉइन 2 को उछाल रहा होता, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उस पर हेड आ जाए। हेड भी आ सकता है, उस पर तो मेरा टेल भी आ सकता है। कॉइन 1 पर मानकर देखिए हेड आता और वहां पर भी हेड आ जाता। कॉइन 1 पर मेरा टेल आता और वहां पर हेड आ जाता। कॉइन 1 पर मेरा टेल आता और वहां पर मेरा टेल आ जाता। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन या परमुटेशंस क्या बनते हैं आपके, अगर आप अरेंज कर लें? अगर मैं दो कॉइन्स को उछालूंगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए। पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आ जाए। पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आ जाए। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं एक कॉइन को दो बार उछालूं या दो कॉइन को एक बार उछालूं, ये बेसिकली मेरा आउटपुट आने वाला है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन हम इसको लिखें कैसे? अब मैंने इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया। तीन कॉइन ले आया भाई। क्या आप तीन कॉइन में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है? तो भाई हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पहला वाला कॉइन है, मैं उस पर मानकर चलता हूं कि भाई उस पर मान लीजिए हेड आया है ना? कॉइन नंबर 2 पर भी मानकर चलता हूं कि हेड आया है। कॉइन नंबर 3 पे मान लेता हूं भाई इस पे भी हेड आ गया। अब कॉइन नंबर 3 के सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। इसको मैंने रखा सेम ही। देखते रहे ना मैं चेंज किसको कर रहा हूं। ठीक है, तीसरे केस में भी कॉइन नंबर 2 के दोनों हेड आ गए हैं, अब मैं इनको दोनों को टेल बना लेता हूं। इसकी तो सीधी सी बात है कि इसका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, चलिए मैं इसको, क्योंकि ये टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसको मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ। राइट, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इसकी एक सीधी सीधी तरीका है जानने का कि कितने बनेंगे ये। अगर आप ये देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ये 8 बनेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ये 4 बनेंगे, और ये जो पहले वाला था वो तो सिर्फ आपका दो ही बन रहे थे। अच्छा, ये कैसे हो रही है कैलकुलेशन? अगर आपने एक कॉइन को एक बार उछाला है तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे? सिर्फ दो। एक कॉइन को अगर आप दो बार उछालेंगे तो कितने बनेंगे? चार। एक कॉइन को अगर आप तीन बार उछालेंगे तो वो बनेंगे 8। करके देखना, एक कॉइन को अगर आप चार बार उछालने वाले हो तो कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं आपके 16। आप ये देखो, हमेशा ये जो नंबर होता है पहले वाले का दुगना है। ठीक है, तो हम ना इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर कॉइन को एक बार उछाला तो कितने हमें आउटकम मिलने वाले हैं? हेड या टेल? तो ये हो गया 2 to the power 1। कॉइन को अगर दो बार उछाला तो 2 to the power 2 मीन्स 4। कॉइन को अगर तीन बार उछाला तो 2 to the power 3। कॉइन को अगर मैं 4 टाइम्स उछाला तो 2 to the power 4। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर कोई पूछे कॉइन को अगर हमने 8 बार उछाला है तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं इसके, तो आप बोलोगे 2 to the power 8, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 256। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जब एक कॉइन को तीन बार उछाला है तो भाई कितने ये बनने चाहिए आपके? राइट, आप ये लिख सकते हैं, चार बार हेड लिख लीजिए, यहाँ पर चार बार टेल लिख लीजिए। यहाँ पर दो बार हेड दो बार टेल। ये क्यों कर रहा हूं ये आपको समझ में आएगा जब खुद करके देखोगे आप। राइट, यहाँ पर तो आप हेड टेल लिखते जाइए तो आपके हो जाएंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। लेकिन अब बात आती है ये कि विष्णु जी, ये तो आपने हमको समझा दिया, ये तो बहुत आसान भी है। आप ये बताइए ना, ये आपने हमने समझाया क्यों है? ठीक है, ये हमने आपको इसलिए समझाया है कि अगर हेड टेल समझ में आ गया तो बिट्स का भी आपको समझ में आ जाएगा। राइट, कैसे? अब भाई बिट भी तो मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यू थी। बिट के ऊपर भी मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, वंस एंड जीरोस। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक ही बिट है, सिर्फ एक बिट है, तो उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? या तो भाई होगी 1 या होगी 0। अगर मेरे पास दो बिट्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा? भाई अगर दो बिट हैं तो इस बिट की वैल्यू 1 हो सकती है,
इसकी 0 हो सकती है, इसकी 1 हो, इसकी भी 1 हो, इसकी 0 हो, इसकी 1 हो, और इसकी 0 हो, इसकी 0 हो, राइट। यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये हेड टेल ही है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो अब आपको मैं दिखाता हूं एक कमाल कि मानकर देखिए हमारे पास बिट हैं 3। ये हो गया बिट 1, ये हो गया बिट 2, ये हो गया बिट 3। ठीक है। लिखने का तरीका सिर्फ यही है, सबसे पहले आप इसमें 4 बार 0 लिख लीजिए, फिर 4 बार 1 लिख लीजिए। आपको पता है कि अगर मेरे पास 3 बिट हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। यही अरेंजमेंट बनेंगे। B2 में आप क्या लिखिए? B2 में आप लिखिए कि भाई 2 बार 0 आ गया, 2 बार 1 आ गया, 2 बार 0, 2 बार 1। ये लिखने का तरीका है, इजी। मैं जरूर, ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही फॉर्म में लिखें, बट बिलीव मी यही तरीका है लिखने का, ताकि आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन ढूंढ पाए। B3 में आप क्या लिखिए? 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर अब आप कैलकुलेट करें कि ये डेसिमल में क्या लिखा हुआ है, तो ये है भाई आपका 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये है आपका 5, ये है आपका 6, और ये है आपका 7। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब आप जरा सोचकर देखिए कि क्या मेरे को 0 को लिखने के लिए 3 बिट्स की जरूरत भी है? बिल्कुल नहीं है। 0 को लिखने के लिए तो सिर्फ 0 की जरूरत है। क्या मेरे को 1 लिखने के लिए इन 3 बिट्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। भाई 1 तो 1 ही लिख दीजिए ना सीधा आप बाइनरी में, है ना। ये तो 2 0 है। आपको पता है कि अगर मैं 2 लिखूं या 2 के आगे ये डबल 0 लिख दूं, रहने तो ये 2 ही वाला है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर 2 लिखना है तो आप ये 2 सिर्फ एक बिट से नहीं लिख सकते। 2 को लिखने के लिए आपको 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी, ये जो लिखा है आपने। सिमिलरली 3 को लिखने के लिए भी आपको कम से कम 2 बिट की जरूरत पड़ेगी। आप जब ये 1 और 1 लिखेंगे तभी आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 2 to the power 0, और इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 2 to the power 1। दोनों को ऐड करेंगे तभी 3 आएगा। आप चाहे कितनी भी मर्जी कोशिश कर लीजिए कि आपको डेसिमल 2 लिखना है, क्या आप इस डेसिमल 2 को सिर्फ एक बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। 2 का सॉरी 3 का मतलब, सॉरी अगर मैं ये बोलूं, ये 3 लिखा था मैंने। 2 या 3 को अगर आपको लिखना है तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो चाहिए वो आपको चाहिए 2। इट इज एज सिंपल एज दैट। आगे की बात करते हैं। 4 को लिखने के लिए तो भाई 2 बिट भी कम पड़ जाएंगे, आपको एक बिट और चाहिए होगा, क्योंकि 100 जो है ये 4 है आपका। ये भाई कुछ भी हो, यहां पर 1 इंटू 2 to the power 2 है, जो कि आपका हो जाएगा 4। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं इसको एक और तरीके का मैथमेटिक्स बता रहा हूं आपको, कि भाई अगर आपके पास सिर्फ एक बिट है तो आप उससे सिर्फ 2 नंबर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निकाला? 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। अगर आपके पास 2 बिट हैं तो आप उससे 4 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हैं आपके 4। अगर मेरे पास 3 बिट हो जाते तो मैं उससे नंबर रिप्रेजेंट कर सकता था 8। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिए 0 से लेके 7। और 0 से लेकर 7 मतलब 7 नहीं होते, 0 से लेकर 7 का मतलब है आपने 8 रिप्रेजेंट कर दिए हैं। कौन से? एक तो 0 खुद, देन 1 2 3 4 5 6 7, जोड़कर देख लीजिए, ये 8 नंबर हैं आपके। अगर कोई पूछे कि भाई मैं आपको 10 बिट देता हूं, आप इससे कितने नंबर लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 to the power 10, इतने नंबर लिख सकता हूं। और जब आप 2 to the power 10 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1024, राइट। करके देखिएगा। अब जितना भी गणित हमने आज पढ़ा है ना, उसको पूरे अच्छे तरीके से कल तक रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि अगले बोर्ड पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आईपी एड्रेस एंड लॉजिक। इतना गणित चाहिए था हमें आईपी एड्रेसिंग को समझने के लिए, आईपी एड्रेसिंग के लॉजिक को समझने के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेस तो भाई कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट। ये दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक। मैं बोलूंगा अगर आप एक काउंट करने लग गए बिट, तो ये है 32 बिट्स। रियली रियली इंस्टेंट। और 32 बिट से कितना बड़ा नंबर बन सकता है डेसिमल में? 2 to the power 32। कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत सारे नंबर्स हैं।
रियली रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। यही मेरे को आपको बताना था। कल लॉजिक की बात करेंगे। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जिनको पिछले 2 बोर्ड समझ में आए हैं। ठीक है, एक तो ये वाला बोर्ड और वो वाला बोर्ड, ये वाला। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए प्लीज क्वेश्चन पूछिए अब। और सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि मिस्टर अमितेश जी का हैंड रेज है। अमितेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो हेड। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, इस बोर्ड पे आपने अब एलसीएम लिया है सर, मतलब 10 टर्म्स को भूल जाइए। एलसीएम 10 लिया एलसीएम है। मेरे को नहीं आता, मानकर देखिए मेरे को नहीं आता एलसीएम। आप बताइए हाँ क्या पूछ बट रहे हैं। उसमें आपने लिखा था कहाँ क्या वो सर, आगे इस पे नहीं है शायद। इस पे नहीं है। ओके, हाँ इस वाले बोर्ड पर है, ये वाला। यस सर, यस सर, हाँ यस जी, सर, हाँ जी, यही है हाँ जी, हाँ जी। सर। सर ये इसमें 16 लिखा है हम्म 33 के नीचे, हम्म और उसके बगल में 1 लिखा है सर। हाँ जी। उस 1 का क्या यूज है सर, वन ये 1 वन का यूज कैसे है आया? बेसिकली। अगर आप देखिए, यहां पर 2 नंबर लिखे हैं। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 16 में करें तो अमितेश जी कितना आएगा? 32, है ना? यस और बचेगा कितना? एक। बेसिकली अगर मैं 33 को डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर है। है ना, हाँ रिमाइंडर। अगर 33 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, या फिर ऐसे करते हैं ना डिवाइड, 33 और यहाँ पर 2 लिख लिया, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2 1 जा 2, और यहाँ पर आएगा एक। सबसे पहली बात तो फिर आप ये 13 लिख लोगे, है ना? फिर आएगा 16, आप ये 12 लिख लोगे और बचेगा आपका 1। ये समझ में आ गई बात इतनी? तो ये क्या है? ये मेरा रिजल्ट आया था डिवीजन का, और ये क्या है? ये मेरा रिमाइंडर था जो बच गया है। 33 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 16 आएगा उसका रिजल्ट, और एक बच जाएगा। तो मैंने यही लिखा है, ये सेम 16 और 1। ठीक है, अगर आप यस सर, यस। अगर आप अगली बार मुझे देखें, लगा अगली बार, कुछ और है हाँ ना सर। ना, अगली बार देखें तो आप ये 16 है यहाँ पर, राइट? 2 को डिवाइड करोगे, हाँ सॉरी, 16 को डिवाइड करोगे 2 से तो 8 आ जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? 0। और ये जो छोटे छोटे जो बच रहे हैं, इनको अगर आप उल्टे क्रम में लिख लें नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। ये सेम है। अगर मैं 439 अगर मेरा डेसिमल में लिखा हुआ है, उसमें 10 से करता हूं, तो भाई सीधी सी बात है, 43 और 9, देन अगेन 10, 4 एंड 3, इसको ऐसे लिख लो उल्टा, तो ये नंबर बन जाएगा आपका 439। ठीक है ना अमितेश जी? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत थैंक ही यू सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुतहर जी की बात करते हैं। मुतहर जी ने हैंड रेज किया है, और मैं जानकर काफी अच्छा लग रहा है कि बाकी के Yeah. सभी लोगों को ये समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। मुतहर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। Okay, सर। सर गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग तो जी। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने बोला था कि कंप्यूटर सेव करता है बाइनरी लैंग्वेज में हाँ, सब कुछ, हाँ जी। पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग। हम्म। क्या आप बोल सकते हो लॉजिक बिहाइंड इट? आई एम जस्ट क्यूरियस, हाँ हाँ, दैट्स इट। ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है। आप पूछिए प्लीज। दैट्स इट। हाउ डज इट save pictures in the form of वंस एंड जीरो, हाँ। zeros and ones? तो भाई देखिए, ये Yeah. हमारा, अगर बाय द वे आप इंजीनियर हैं मुतहर जी, या फिर आपने कहाँ से, क्या है? Yes, sir. Yes, sir. इंजीनियर है। ये हमारे Yes, sir. इंजीनियर, Sir, हाँ, ये हमारी इंजीनियरिंग की एक बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, आपने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन जब हम अपनी इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमें, अगर मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, है ना, तो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, है ना, वो हम पढ़ रहे होते हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के, वो भी हम पढ़ रहे होते हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, वो भी पढ़ रहे होते हैं, राइट? हमें ये चीज कंप्यूटर आर्किटेक्चर अलग से पढ़ा दिया गया है, बहुत ही शानदार है ना, समझ में भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन अलग से पढ़ा दिया जाता है, ये भी समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जो किरचॉफ्स लॉज होते हैं, करंट होता है, और दुनिया भर की चीजें, वो भी समझ में आ जाती हैं। इसमें हम ट्रांजिस्टर्स भी पढ़ते हैं, वो भी समझ में आ जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स भी पढ़ते हैं यहाँ पर, वो भी हमारी समझ में आ जाता है।
लेकिन कोई भी कभी हमें ऐसा नहीं सिखाता कि यार इन चीजों को थोड़ा सा कंबाइन करके एक साथ भी बता दें। अगर ये एक साथ बता दिया होता तो मुतहर जी, जो आपका सवाल है वो सॉल्व हो गया होता। एक्चुअल में हम सिर्फ कंप्यूटर को पढ़कर ये नहीं जान सकते कि भाई वंस एंड जीरोस ही कंप्यूटर क्यों स्टोर कर सकता है। हमें इसके लिए जानना पड़ेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप ये देखें तो बेसिकली एक और डिजिटल कम्युनिकेशन, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप नाम का कॉन्सेप्ट था और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था ट्रांजिस्टर नाम का। एंड बिलीव मी, जो ट्रांजिस्टर है, राइट, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। ठीक है, हम किसी बंदे ने ये बोला कि भाई हम एक्चुअली वंस, ये जो अपना करंट है, करंट की दो स्टेट हो सकती हैं या फिर वोल्टेज की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो है या वो नहीं है, राइट। और बेसिकली इस स्टेट को मैं ट्रांजिस्टर के जरिए, यूजिंग फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर के जरिए मैनिपुलेट कर सकता हूं, राइट। एक ट्रांजिस्टर नाम का सर्किट होता है, इस स्टेट को मैं बोल सकता हूं कि भाई अभी वन है, अभी जीरो है, राइट। वन जीरो का मतलब वन बेसिकली करंट है, जीरो नहीं है। वन जीरो का मतलब आप लिटरली ये मत समझिए कि कंप्यूटर के पास जीरो और वन नाम के सिंबल्स होते हैं, नहीं। कंप्यूटर के पास तो करंट होता है, करंट है तो वन, नहीं है तो जीरो। और इस स्टेट को, इस करंट की स्टेट को हम सेव कर सकते हैं। और जब हमने देखा कि भाई ये सेव किया, तो ये फ्लिप फ्लॉप वाला अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ट्रांजिस्टर के बाद जाकर यहां पर, राइट, तो आपको समझ में आएगा। और बेसिकली मैं इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा, कि भाई जो इंजीनियर्स हमारे निकले उनको पता तो हो कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर वंस एंड जीरो की टर्म्स में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुतहर जी कि आपने इस पॉइंट को पकड़ा। ये बट तभी समझ में आ सकता है जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को साथ में मिला के पढ़ाया जाए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि भाई सब कुछ वंस एंड जीरोस है, लेकिन वंस एंड जीरोस जस्ट इट इज नॉट लाइक ए नंबर, इट इज एन इलेक्ट्रिक स्टेट। या तो वोल्टेज है या नहीं है, और इस वोल्टेज को हम एक्चुअल में, इस बंदे ने जिसने ट्रांजिस्टर बनाया, इसने बड़ा ही शानदार काम किया कि भाई इस ट्रांजिस्टर की मदद से एक्चुअली मैं इस स्टेट को सेव कर सकता हूं कि अभी ये वन है या जीरो है। तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फोन है, ठीक है, आज के नॉर्मल से मोबाइल फोन में 2 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि आपकी स्टेट को सेव कर रहे होंगे। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। मुतहर जी, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है। I'm बट getting अगर आप क्यूरियस हैं तो भाई आप, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, डेटा कम्युनिकेशन को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर अब आप साथ में मिलके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट लोग बोलते हैं इतनी मेहनत क्यों की जाए, बट मेरा ये मानना है कि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका माइंडसेट वो वाला नहीं बनेगा कि जो बंदे सोच रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं इस क्वेश्चन को। एंड थैंक यू सो मच मुताहर जी कि आपने सोचा, आपने बोला, और मैं इस डायरेक्शन में काम भी कर रहा हूं बाय द वे। ठीक है, कि हमारे okay जितने भी sir. देश के इंजीनियर्स हैं उनको ये चीज समझ में आ जाए कि भैया शुरुआत कैसे हो रही है ना। और ये अगर समझ में आ गया तो भाई हम, दिक्कत क्या है कि हमारी जो नींव बनी हुई है वो ही बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस पे बनी हुई है। तो अगर नींव ही टेढ़ी हो गई तो भाई उसके ऊपर आप जितना मर्जी कुछ भी बनाते जाइए, नीचे ही गिर जाना है कभी ना कभी वो, राइट। बनाएंगे सॉलिड, लेकिन कभी कभी Yeah, हमें इसकी exactly. ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। बट फिर भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और ऐसे उसका आंसर मिल सकता है। आप जाइए, ट्रांजिस्टर पढ़िए, फ्लिप फ्लॉप पढ़िए, और आप भी जानकर दंग रह जाएंगे कि भाई जितने भी आपके कंप्यूटर का सीपीयू है, राइट, ये इन्हीं से मिलकर तो बना है, ट्रांजिस्टर ही तो है उसके अंदर। एज सिंपल एज दैट। आगे की बात करते हैं। अंजू जी का क्वेश्चन है। हाँ मुतहर जी, आप मेरे ख्याल से संतुष्ट हैं आंसर से, आगे आगे चल सकते हैं। Yeah, exactly sir. परफेक्ट। Thank you. अंजू जी Yeah. से बात की जाएगी। अंजू जी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। बट इंटरेस्टिंगली मैं अंजू को सुन नहीं पा रहा हूं। अंजू जी को कोई और सुन पा रहा है भाई?
नो सर, नो सर। हाँ तो भाई कुछ इशू है, नो सर। इशू है उनके साइड पर। हाँ अमितेश जी, एक और क्वेश्चन है आपका, ये पहले से ही हैंड रेज रह गया है? तो वो पहले से ही है। ठीक है, तो मैं देख नहीं रहा हूं कि और भी क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की क्लास में मिलते हैं, आईपी एड्रेस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, और कल से आपकी जो नॉलेज है कंप्यूटर साइंस की या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग की, उसमें काफी ज्यादा इजाफा होने वाला है। अभी तक तो हम काफी चीजें हमें पता थी, ये सारी की सारी चीजें, बट बिलीव मी ये जो टॉपिक था ये कवर करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आप इसको वेस्ट मत मानिएगा कि यार आज तो विष्णु ने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया। ये नींव हो सकती है, एक अच्छा सॉलिड बेस हो सकता है जब हम आईपी एड्रेस को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को जरूरी लगा आईपी एड्रेस ऐसे समझ में नहीं आएगा। आईपी एड्रेस को समझने के लिए तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। हैविंग सेड दैट, सी यू इन द नेक्स्ट। आई थिंक अनिल जी का क्वेश्चन है, अनिल जी पूछिए। सर एक क्वेश्चन सर। अनिल जी ने हैंड रेज किया है, अमितेश जी आप भी हैंड रेज कीजिए। अनिल जी पूछिए क्वेश्चन, जल्दी से पूछिए, और इतना टाइम मत लगाया कीजिए भी पूछने में, मेरे पूरे भूमिका बांधी थी क्लास एंड करने के लिए, है ना। अनिल जी पूछिए, गो अहेड। Sorry for last time interruption. So sir, thank you. So actually sir, it's not a technical question. So sir, actually currently मैं नाइट शिफ्ट में रहता हूँ, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो कि कन्वर्सेशन चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उससे एक्साइटेड होके मेरा नाइट शिफ्ट कंप्लीट हुआ, फिर भी मैं वेट किया था आपका क्लास के लिए। ओके, तो अभी खत्म हुआ। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आप नोवेल कर रहे हैं, तो ये जो टीम आप इनविटेशन भेज रहे हैं, जो नीडी है, मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, अब बेसिकली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी नए इंसान को इसमें लाना, लेकिन अगर वो इतने ही नीडी हैं तो भाई ये सारे के सारे वीडियोस के लिंक आप उनको भेज सकते हैं। क्लास में तो नए लोगों का आना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर उनकी समझ कुछ अलग होगी, हमारी अलग होगी, तो कहाँ बात बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको समझाने के लिए मेरे लेवल में, बट द वे यू टीचिंग, सो नहीं आप उनको वीडियो दीजिए ना अमितेश जी, आप उनको वीडियो दीजिए। ठीक है, ये वीडियोस के सारे लिंक है यूट्यूब पर पड़े हुए, आप उनको दीजिए। वाकई में अगर कोई पढ़ने में इच्छुक होगा, अगर मैं उनकी जगह पर होता और अगर मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उसी टीचर के मेरे पास सारे वीडियोस हैं, तो भी मैं जरूर पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो अब मैं उन लोगों को इंक्लूड करता हूं, तो भाई ये बाकी के यहाँ के लोगों के लिए सही में प्रॉब्लमेटिक होगा। हालांकि मैंने सोचा था कि हम 150 लोगों को पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हम 55 से ही शुरू हुए हैं, राइट। ग्रुप तो 400 लोगों का बना था जो पहले, लेकिन अब मैं इस वाले मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना चाहता हूं बिल्कुल भी, कि भाई पहले वाले लोग आए और फिर वो उनमें से क्वेश्चन पूछ रहे हो जो पुरानी की 10 क्लासेस के हों। ठीक है, अगर आप ये प्रूव करवा दें कि वो पूरी की पूरी 10 क्लासेस में से होकर आए हैं, तो शायद हम सोच सकते हैं कि वो 11th क्लास में बैठ जाए, बट विदाउट दैट देयर इज नो चांस दैट आई विल बी परमिटिंग दैम। ठीक है, एंड आपको भी नहीं भेजना चाहिए उनको लिंक, एंड द रीजन इज सेम। ठीक है, ये नहीं है कि भाई मैं चाहता नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि पूरा का पूरा इंडिया पढ़े भाई लाइव इसमें, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसीलिए हम वीडियोस बना रहे हैं। थैंक यू। अमितेश जी क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, एक्चुअली मैं क्वेश्चन ये था सर, ये नेटवर्किंग और क्लाउड में डिफरेंस क्या है सर? नेटवर्किंग और क्लाउड में डिफरेंस क्या है, ये आपको थोड़े दिन बाद क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके सर, मैं बस वही देख रहा था सर, इसका ये क्या डिफरेंस है इसमें नेटवर्क में केबल्स और उसमें क्लाउड से, कैसे नहीं समझ आ रहा था। डोंट वरी, हम ये समझाएंगे आपको, अभी ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके सर, थैंक यू। एंड माय लिटिल सन इज ऑन द लाइन। शौरी बोलो हाय सबको। हाय। ओके, सबको भाई हाय बोला है इसने। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है कल ही। ओके, बाय फॉर नाउ, सी यू गाइस। बाय बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। Thank you very much, sir, for the greatest session. थैंक यू सो मच, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।